आइए आज की इस क्लास में यूजीसी नेट पेपर 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईसीटी से डिस्कस करते हैं, जो कि एमएस एक्सेल या तो स्प्रेडशीट से जो क्वेश्चन 2023 में जून एंड दिसंबर में जून एंड दिसंबर में आया था। सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक ही वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चंस था और इसे किस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। पूरा वीडियो का एंड तक देखो और समझ लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में कहा है कि टू कैलकुलेट ग्रॉस पे आवर्स आर मल्टीप्लाइड बाय द आवर्सली रेट। मतलब देखो ये जो आवर्स है ना, यहाँ पे देखो आवर्स गिवन है। ये जो बी कॉलम में ये वाला सब आवर्स है और ये जो है आवरली रेट है, तो इसे मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। कहा है फिर व्हाट एमएस एक्सेल फार्मूला वुड यू पुट इन सेल C4। ये देखो ये सेल सी और इधर से 4, मतलब ये वाला रह गया हमारा, हो गया ये हो गया हमारा सेल C4। यहाँ पे आपको पुट करना है फार्मूला, ओके। यहाँ पे आपको फार्मूला को पुट करना है एंड देन यू आर एबल टू कॉपी दैट सेल डाउन। और इधर जो जितना सेल नीचे है रेस्ट ऑफ द कॉलम सी में, और जितना सेल नीचे है यहाँ पे आपको उसी फार्मूले को कॉपी करना है, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले में से कौन सा अप्लाई होगा, ठीक है। देखो आसानी से समझ लो, प्रैक्टिकली समझो किस तरह से ये काम करेगा, कौन सा हमारा होगा। तो देखो ये जो है ना आवरली रेट, एक बार समझा देते हैं यहीं पे, फिर प्रैक्टिकली हम एक्सेल शीट पे जाएंगे जरूर। देखो ये आवरली रेट तो फिक्स रहेगा ना, ये आवरली रेट तो सेम ही है। जो हर एक बंदा है ये, इसने क्या किया है, इतना इतना आवर को ये काम किया है, समझ सपोज कि मान लो, ठीक है। तो अर्जुन देखो ये 26 आवर काम किया है मान लो, ऋषि 37, इस तरह से हर एक का आवर्स दिया है, ठीक है यहाँ पे। और ये आवरली रेट है कि कितना रुपीज़ मिल रहा है पर आवर में, ये गिवन है यहाँ पे। तो ये तो फिक्स है ना, सभी का तो फिक्स है। तो फिक्स सेल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सेल फिक्स करने के लिए देखो डॉलर साइन का यूज़ करना होता है, वेरी सिंपल है, ठीक है। डॉलर साइन का आप यूज़ कर लो। बी बी ये वाला फिक्स हो गया, और इधर से हमारा ये रो भी फिक्स हो जाएगा 1 वाला, तब ना ये जाके सेल फिक्स होगा। मतलब कॉलम और रो दोनों को फिक्स करना होगा, तब जाके मतलब ये जो सेल है B1 है ना, ये B1 वाला सेल जो कि हमारा पूरा फिक्स हो गया, ओके। ये वाला क्या है, पूरा हमारा फिक्स हो गया, B1 पूरा फिक्स हो जाएगा। आप अगर दोनों तरफ ये डॉलर का साइन यूज करते हो तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये मल्टीप्लाई साइन लगा दो। फिर जो कि पहले तो हमें B4 को मल्टीप्लाई करना है, B4, फिर इसे कॉपी करके ड्रैग कर देना है, तब जाके क्या होता है देखो आगे। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, जो कि हमें सेल C4 पे यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली आप देख लो और अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये देखो ये है सेल C4, जिस तरह से डेटा गिवन था उसी तरह से हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, ठीक है। ये C4 है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले तो इक्वल्स टू लगा देना है आपको, ठीक है। फिर देखो ये सेल को क्लिक करना। देखो अब जो है ना ये B1 जस्ट इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इसे फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, डॉलर का साइन यूज करना है। तो शिफ्ट और 4 प्रेस कर देना, देखना डॉलर साइन हो जाएगा। दोनों तरफ लगाना है डॉलर को, इसलिए आपको 1 के आगे भी डॉलर साइन इस तरह से दे देना है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लो। मल्टीप्लाई साइन यूज करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके 8 प्रेस करना होगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। पहले तो हम ये B4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो आ गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंटर प्रेस कर दो, देखो मल्टीप्लाई हो गया है ना। मतलब ये सेल और B1 और B4 मल्टीप्लाई होके इतना आ गया ग्रॉस पे, मतलब टोटल कितना हो रहा है, ठीक है। इतना आवर अगर 26 आवर अगर काम किया है और आवरली रेट 12.75 मिल रहा है, तो टोटल ग्रॉस मतलब कितना, टोटल कितना हुआ, तो मल्टीप्लाई करके टोटल मिल जाएगा ना। अब देखो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला तो आप इधर देख सकते हो कि इतना था, लेकिन यहाँ पे भी आप इसे ड्रैग कर लेते हो ना, इस तरह से ड्रैग कर लिया तो देखो बाकी सब हो गया है ना। अब देखो इसे पूरा फार्मूला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूला B4 है, इसे एक बार देखने की कोशिश करो। B4 है ना, B4 ये तो फिक्स है, ये वाला सेल फिक्स है। देखो ये फिक्स है ना, मतलब पूरा फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन बाकी सब चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट नीचे देखो, नीचे देखो, यहाँ पे देखो B5 हो गया, मतलब ये चेंज होगा। डॉलर का साइन नहीं है, मतलब सिंपल है, तो ये चेंज होता जाएगा। यहाँ पे देखो 6 हो गया है ना, ये 6 देखो, ये 6 देखो, फिर इधर देखो, यहाँ पे देखो, इस तरह से चेंज होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया,
ठीक है। इस तरह से हर एक बार क्या होगा, चेंज होता जाएगा। देखो 8 ये है जो कि 9, इस तरह से चेंज होता रहेगा। ठीक है। ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में पूरा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा है कि व्हाट डज द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला डू। ये नीचे जो फॉर्मूला गिवन है ये क्या फंक्शन करेगा। ठीक है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि सम करना है, ये मतलब सम कर रहा है। ठीक है, सम कर रहा है, लेकिन ब्रैकेट में हमें गिवन है सीट 1 से लेके सीट 4 तक। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल सीट में जो सीट है जितना भी आप ले सकते हो, लेकिन ये 4 तक दे रखा है। ठीक है, ये सीट 4 तक है, 1 से लेके 4 तक। ये जो है ना, ये साइन रेंज मतलब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 से सीट 4 तक ये रेंज को दिखा रहा है। और ये जो साइन है ये इस रेंज में ऑल डेटाज को कह रहा है कि जो कि D18 पे है। मतलब D18 में जो डेटा गिवन है सभी डेटा को सीट 1 से लेके सीट 4 तक क्या करना है ना, सम करना है, ये कह रहा है। ठीक है, ये डेटा। तो देखो कौन सा ऑप्शन पे ये है। देखो ऑप्शन 1 पे कहा है कि इट एड्स डेटा फ्रॉम ऑल D18 सेल्स इन सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। तो यही तो कह रहा है ना कि सीट 1 से लेके सीट 4 तक जितना डेटा है D18 में उन सबको क्या करना है ना, ऐड करना है। ठीक है, मतलब प्लस कर देना। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है देखो क्यों आंसर नहीं हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पे इट एड्स डेटा फ्रॉम सेल D18 ऑफ सीट 1 एंड सेल D18 ऑफ सीट 4। ओनली ये नहीं है, ये जो है ये रेंज का काम करता है। ठीक है, रेंज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये नहीं आंसर होगा, क्योंकि ये ओनली कह रहा है कि सीट 1 पे जो डेटा है D18 पे, और सीट 4 में जो डेटा है D18 में उसे ही सिर्फ क्या करेगा, प्लस करेगा। ये तो नहीं करेगा ना, ऑल जितना डेटा है 1 2 3 4 सीट में D18 में सभी को प्लस करेगा, इसलिए ये नहीं आंसर होगा। ऑप्शन 3 पे देखो कहा है कि इट एड्स ऑल डेटा इन द रेंज A1 D18। मतलब ये देखो A1 से D18 तक जितना डेटा है सीट 1 2 3 4 में सभी को ऐड करेगा। नहीं, ये सभी को नहीं ऐड करेगा। ये जो है ना साइन, ओनली D18 वाला जो डेटा है हर एक सीट में 1 2 3 4 में उन्हें ही सिर्फ ऐड करेगा, ये जो है साइन कहता है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये A1 से D18 का बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से समझ लो इसे। 4 पे कहा है कि इट एड्स डेटा फ्रॉम सेल A1 ऑफ सीट 1 एंड सेल D18 ऑफ सीट 4। ये भी नहीं है। ठीक है, A1 का तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए A1 वाला नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा है कि व्हिच एमएस एक्सेल फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मतलब कौन सा सेम है, सेम वाला हमें देखना है। ठीक है, देखो ए पे कह रहा है कि सेल A3, A4, A5, A6 ये क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, चलो ये प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखो सम A3 से A6 ये भी तो इक्वल है, ये तो रेंज ही कहता है ना। A3 से A6 तक ये जो सेल है सबको, यहाँ पे देखो सम फंक्शन है मतलब सम करना है, ये प्लस है यहाँ पे मतलब सेम ही है। A और B तो सेम है, समझ आ गया। अब देखो ये जो है ना सम, ए कॉमा दे के जो है मतलब ये इंडिविजुअल सेल का कह रहा है। एक कॉमा दे दिया मतलब इंडिविजुअल वाला सेल को कह रहा है। ठीक है, रेंज नहीं है, ये रेंज को नहीं कहता कॉमा मतलब। ठीक है, मतलब ये वाला नहीं होगा सेम। ए और बी सेम है, सी नहीं सेम होगा। तो ए बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे सी है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये ए बी है, ठीक है, यहाँ पे ए बी तो नहीं है एक साथ, तो यही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये देखो ये भी सेम है, कॉमा कॉमा देके मतलब इंडिविजुअल सेल के लिए कह रहा है। ठीक है, A3, A4, A5, A6 सभी को सम करना है। ठीक है, सभी इंडिविजुअली है यहाँ पे। ये तीनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसे एक बार प्रैक्टिकल देख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखो ओके, देखो यहाँ पे हमने एक डेटा ले रखे हैं। A3 पे 10, A4 पे 15, A5 में 25 और A6 में 10। ठीक है, इस तरह से हमने एक डेटा ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। वहाँ पे 3 जो फॉर्मूला है हमारा सेम ही है, ये 3 मतलब A, B और D वाला।
तो ए वाले को पहले चेक करते हैं कितना आ रहा है, मतलब एक ही ना वैल्यू आएगा जब प्लस करेंगे, तीनों फॉर्मूला सेम हम किसे पता चलेगा, क्योंकि रिजल्ट एक ही आएगा। तो देखते हैं ये अप्लाई करके, पहले सब सेल को प्लस किया है, देखो प्लस प्लस देखे है ना, इस तरह से हम करके देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू देना है, पहले A3 को लिए प्लस शिफ्ट और प्लस वाला जो बटन है उसे प्रेस कर दो, फिर देखो इसे ले लिया, ओके। फिर हमें लिखना है प्लस, फिर A5 को लिया प्लस A6 को ले लिया, ठीक है। एंटर मार दिया, कितना आया 60। फिर जो नेक्स्ट हमारा था बी पे सम देके और A3 रेंज देके A6 ब्रैकेट में था, इसे भी देखते हैं एक बार। तो इक्वल्स टू दिया, फिर सम लिख लो, ठीक है, SUM सम लिख लिया। सम लिखने के बाद करना है जो ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, स्मॉल या तो कैपिटल एक ही बात है। और नंबर ये A3 और रेंज दे दो, रेंज A6 हो गया, A3 से A6 ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देखो एंटर मारते हैं तो 60 आया, मतलब सेम है, ए और बी सेम है ना, ये ए और बी फार्मूला सेम है। अब देखो ये तो सेम नहीं है क्योंकि ये क्या है, बीच में कॉमा दिया है, ठीक है ना, A3 कॉमा A6 है, तो ये सेम नहीं आएगा। देखो क्यों सेम नहीं आएगा, यहाँ सी को हम देख रहे हैं, सी पे देखो इक्वल्स टू है, फिर सम वाला SUM सम, इसे लगा देते हैं हम, सम है, अच्छा सम कॉमा ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट देने के बाद ये सब डेटा को आप रेंज दे दो, ठीक है, रेंज नहीं, यहाँ पे तो कॉमा दिया था ना, कॉमा और ये 6 वाला था, ठीक है, 6 वाला था सी पे। ये देखो ब्रैकेट क्लोज कर दिए, एंटर मार दिया, तो ये 20 आया, क्योंकि ये इंडिविजुअल सेल को ऐड किया, मतलब कॉमा अगर बीच में रहता है तो ये इंडिविजुअल को समझ दर्शाता है एक्चुअली, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। कॉमा इंडिविजुअल सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कॉमा अगर बीच में दिया रहता है तो मतलब इंडिविजुअल सेल है, तो इसलिए ये A3 और A6 को प्लस किया, ठीक है। अब देखो डी पे था क्या, कॉमा देके 3 4 5 6 अभी था, तो देखो इसे भी देखते हैं एक बार। तो इक्वल्स टू SUM सम, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट देके A3 A4 A5 और ये A6 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। देखो 60 60 आ गया, मतलब ए बी और डी तीनों सेम ही है, ठीक है, सी सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे A3 A6 के बीच में क्या है, कॉमा दिया है, मतलब ये इंडिविजुअल को कह रहा है, रेंज नहीं हो गया ये, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कहा है कि इन द फॉलोइंग MS एक्सेल स्प्रेडशीट यू आर गिवन ए लिस्ट ऑफ 100 कस्टमर, 100 कस्टमर का ये लिस्ट है, ओके। कॉलम ए रिप्रेजेंट्स देयर नेम, कॉलम ए ने जो कि कस्टमर का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कस्टमर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी देखो वही सब लिखा है, सी देखो पेमेंट कैटेगरी, और यहाँ पे डी जो है प्राइस को इंडिकेट कर रहा है जितना कस्टमर ने पे किया है। देखो डी पे कहा है कि इंडिकेट प्राइस दैट कस्टमर पे, सी पे पेमेंट कैटेगरी, पेमेंट कैटेगरी देखो 0 है जो डिस्काउंट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो है फुल प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये सब डेटा है। ये देखो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला would indicate the total amount paid by the customers who are adults but do not get discounted price, लेकिन डिस्काउंट प्राइस उन्हें नहीं मिला है, ठीक है। क्या लिखना है हमें, टोटल अमाउंट पता करना है जिन्होंने पे किया है, और एडल्ट है वो, और ये जो है उस एडल्ट होगा जिन एडल्ट को डिस्काउंट नहीं मिला है, मतलब उन्हें फुल पेमेंट करना हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में ही ना आपको पूरा कह देता है कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखो हमें तो सम तो करना है, टोटल कितना अमाउंट पे किया है इसे निकालने के लिए तो हमें सम ही करना है फंक्शन, तो सम। लेकिन देखो ये मल्टीपल क्राइटेरिया को कह रहा है, ठीक है, जहाँ पे एडल्ट है, एडल्ट है, एडल्ट में से भी जिन्होंने फुल प्राइस पेमेंट किया है उनका जो अमाउंट है उन्हें प्लस करना है, तो मतलब ये क्या है, बहुत सारा क्या है हमारा मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करना होता है, इसलिए हमें यहाँ पे ओनली सम से नहीं काम चलेगा। जहाँ पे देखो ओनली सम है ना, ये वाला तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्राइटेरिया सेट करना होगा, तो हमें यहाँ पे इफ का अप्लाई करना है, मल्टीपल है इसलिए इफ्स,
ठीक है, इप्स सम इप्स लगाना है क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करना होगा हमें। तो देखो फिर ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगाने के बाद पहले तो हमें अमाउंट का टोटल करना है। तो ये अमाउंट वाला जो है मतलब प्राइस जितना पे किया है इस रेंज को पूरा लिख लेना है। तो देखो रेंज लिखने के लिए D2 से मतलब यहाँ से लिखेंगे ना, तो ये D2 है, तो D2 से हमें करना है जो कि D101 तक, मतलब ये पूरा प्राइस का रेंज हो गया, ये प्राइस का रेंज है ना, तो ये लिख दिया हमने प्राइस रेंज, कॉमा दे दिया। फिर क्या करना है, कस्टमर कैटेगरी पे जाना है, जो कि एडल्ट रहेगा उन्हें चूज करना है। तो कस्टमर कैटेगरी का भी रेंज दे दो कॉमा दे के, ठीक है। तो कस्टमर कैटेगरी ये बी है, B2 से B4 तक है, सॉरी 101 तक है ना। तो ये लिख दो फिर B2 से रेंज ये हो गया B101, ये हो गया। फिर भी आपको कॉमा दे देना है, और ये जो कस्टमर कैटेगरी है इनमें से हमें एडल्ट को लेना है। तो एडल्ट का जो है क्राइटेरिया सेट कर दो, एडल्ट हो गया, एडल्ट ये सेट कर दो, क्राइटेरिया सेट कर दिया। फिर कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद पेमेंट कैटेगरी पे जाओ। पेमेंट कैटेगरी पे गया हमने, क्या है पेमेंट कैटेगरी में C2 से C101 तक है, C2 से C101, ठीक है। फिर कॉमा देके जो कि यहाँ पे फुल प्राइस मतलब फुल प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1 है, ठीक है ना, 1 है। पेमेंट कैटेगरी में देखो 1 जो है ये है फुल प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्राइटेरिया सेट करना है जो कि यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 1, ये हो गया। फिर ब्रैकेट क्लोज करके हमें काउंट करना होगा कि कितना ऐसा एडल्ट है, मतलब टोटल प्राइस कितना पेड किया है, जो कि एडल्ट है फुल प्राइस पेड किया है उनका हमें टोटल अमाउंट दिखना है। तो इस तरह से हमें दिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो सम इप्स लगाना है, फिर ये है जो प्राइस का रेंज, प्राइस रेंज के बाद ये जो है कस्टमर कैटेगरी, कस्टमर कैटेगरी में एडल्ट ये डबल कोटेशन में लिख दिया, फिर कॉमा ये जो है फिर पेमेंट कैटेगरी, पेमेंट कैटेगरी में भी क्राइटेरिया सेट करना है जो कि फुल प्राइस पेड किया है जो कि 1 से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आंसर हो गया हमारा 4 वाला, ठीक है। ये देखो 1 जो है क्यों नहीं आंसर हो रहा है, यहाँ पे देखो ये मतलब सिंटेक्स ही ठीक नहीं है, ठीक है, ये सिंटेक्स ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब डबल कोटेशन में ये सिंटेक्स होना चाहिए, बाकी सब ठीक ही था लेकिन ये सिंटेक्स ठीक नहीं है। और ये जो है यहाँ पे देखो पहले ही ये आ गया, पेमेंट जो है बी वाला है ना, पेमेंट कस्टमर कैटेगरी आ गया, तो ये नहीं आएगा। पहले तो हमें अमाउंट टोटल दिखना है, तो ये वाला हमें पहले लगाना था, ठीक है, जो कि प्राइस वाला, प्राइस रेंज को हमें पहले दिखाना था। और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये यहाँ पे क्राइटेरिया सम इफ वाला जो मल्टीपल क्राइटेरिया है ना यहाँ पे, तो ये नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये वाला नहीं है। 4 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसे प्रैक्टिकली एक बार देख लो, एक्सेल सीट पे आते हैं, चलो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखो ये वाला एक्सेल सीट है ना, यहाँ पे हमें सम इफ जो फॉर्मूला है इसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा जो है ना, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है यहाँ पे एडल्ट जो है जिसने जिसने किया फुल प्राइस पेड किया 1 है ना, तो ये 1 वाला देखो एक ही एडल्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे हम एक बार ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, इक्वल्स टू सम इफ लगाना है, सम इप्स, ओके, सम इप्स ये है नीचे, सम इप्स लगाओ, सम इप्स आ गया। फिर देखो पहले हमें प्राइस रेंज देना है, ये देखो प्राइस रेंज दे दिया, कॉमा दे दो, कॉमा देने के बाद जो है कस्टमर कैटेगरी का लगाओ, कस्टमर कैटेगरी आ गया, फिर कॉमा दे दो। कस्टमर कैटेगरी में से हमें क्या लेना है, डबल कोटेशन में रख दो इसे, ADULT एडल्ट लिख दिया, इक्वल्स टू देके डबल कोटेशन ऑफ कर दिया, फिर कॉमा देके पेमेंट कैटेगरी पे जाना है, पेमेंट कैटेगरी, ओके, फिर कॉमा देना है। पेमेंट कैटेगरी में से हमें करना है जो जो कि है फुल प्राइस पेमेंट किया हुआ, इक्वल्स टू 1 वाला है ना, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फुल पेमेंट को, तो इसे भी डबल कोटेशन देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये जो है ना होता है हमारा सम इफ्स में देखना है कि कितना इस तरह से कंडीशन देगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देख के ही पता चलना चाहिए, है ना। तो देखो एंटर मारते हैं तो 5 पूरे में कितना है फुल प्राइस पेमेंट किया है, इस तरह से 5 है हमारा, ठीक है, 5 टोटल अमाउंट कितना 5। देखो एडल्ट जो है फुल प्राइस पेमेंट किया है, एक ही ऐसा है ना, एक ही ऐसा है, तो उन्होंने 5 रुपीज़ पे किया है, यहाँ पे लिखा है ना, तो इसलिए टोटल यहाँ पे हमारा जो है 5 आ गया है, देखो इस तरह से, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो कहा है कि
स्टेटमेंट बेस्ड है, ये स्टेटमेंट 1 और ये है स्टेटमेंट 2। अच्छे से पढ़ो और समझो। कहा है कि सेल E9 कंटेन्स द वैल्यू 4। E9 वाला सेल जो है क्या वैल्यू है, 4 वैल्यू है। और E10 कंटेन्स वैल्यू 8। E10 सेल पे वैल्यू है 8। यू सिलेक्ट बोथ द सेल्स, बोथ सेल को सिलेक्ट करना है एंड ड्रैग द फिल हैंडल डाउन टू E13, मतलब E11, E12 और E13 तक क्या करना है, ड्रैग कर देना है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से सिलेक्ट करके ये कोना पकड़ के ड्रैग आप अगर करते हो तो कह रहा है कि द कंटेंट्स ऑफ सेल E11, सेल E11, 12, 13, इन जो सेल है, इन सेल पे जो वैल्यू आएगा, कह रहा है कि यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 11। ये क्या करेक्ट है? ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है? ठीक है, ये तो फॉल्स है। देखो देखो, अगर हम ये दो सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं नीचे, मतलब ये जो है ना, ये 9 8 के बाद 9 10 11 ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों सेल के बीच में देखो 4 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर भी लगातार 4 डिफरेंस होके आएगा। मतलब यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 20, इस तरह से आएगा। जो कि यहाँ पे डिफरेंस है वही डिफरेंस मेंटेन होके नीचे भी आएगा। एक बार देख लो प्रैक्टिकली। ओके, देखो E9 हो गया, ये क्या था, 4 था। E9 पे 4 था और E10 पे था 8, इस तरह से था ना। दोनों सेल को हम देखो एक बार सिलेक्ट करते हैं, देखो दोनों सिलेक्ट हो गया। फिर देखो 13 तक हम अगर इसे ड्रैग करते हैं इस तरह से, 13 तक ड्रैग कर दिया तो देखो 12 16 20 क्यों आया, सेम गैप मेंटेन होगा, है ना, सेम गैप मेंटेन होगा। ठीक है, मतलब जो 9 10 11 कह रहा है ये वाला फॉल्स हो गया ना, ये वाला तो हो गया हमारा फॉल्स। 9 10 11 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 12 16 20 आ रहा है, मतलब ये जो है हमारा स्टेटमेंट 1 जो है ये हो गया फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है ये हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट 2 को देखो तो फॉल्स, मतलब ये 2 और 4 में से आंसर आ सकता है। तो एक बार देख लो ये जो स्टेटमेंट 2 है, यहाँ पे देखो कहा है कि द फार्मूला A3 मल्टीप्लाई, डॉलर साइन लगा है। ठीक है, कॉलम के आगे भी और रो के आगे आगे भी। $A$1 has the reference to cell A1 set as relative reference। A1 वाला जो है, A1 क्या कह रहा है, ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या, ये वैल्यू चेंज होता जाएगा, इस तरह से कह रहा है। ठीक है, चेंजेबल है क्या, चेंज होगा क्या, रिलेटिव मतलब देखो यहाँ पे रिलेटिव, ये A1 को रिलेटिव रेफरेंस कह रहा है सेल को। ठीक है, A1 सेल को रेफरेंस क्या कह रहा है कि ये रिलेटिव रेफरेंस है। देखो ये रिलेटिव रेफरेंस नहीं है, ये क्या है, फिक्स्ड है, मतलब एब्सोल्यूट है, क्योंकि दोनों रो के आगे भी और कॉलम के आगे भी डॉलर साइन लगा है। मतलब A1 क्या है, फिक्स है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। और A3 को कह रहा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होने के लिए इस तरह से दोनों तरफ क्या करना होता है, फिक्स करना होता है, मतलब डॉलर का साइन यूज करना होता है। तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट ये है दिसंबर 2023 का PYQs। देखो ये क्वेश्चन जो है भी लुकअप से आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेल में अगर मान लो आपके पास एक लार्ज डेटा है, तो उस लार्ज डेटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा को आप अगर निकलना चाहते हो या तो देखना चाहते हो कि ये क्या है, ठीक है, तो आप शॉर्टकट तरीका यूज करते हो जो कि भी लुकअप है, और एक है हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, भी लुकअप और एज लुकअप। तो भी लुकअप का यूज करना कैसे करना है एक बार देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा है कि which VLOOKUP in MS Excel when entered into L2 cell L2 and then dragged to cell L5 returns the average number of calls for representative IDs listed in J कॉलम। तो ये J कॉलम में जो ये रिप्रेजेंटेटिव आईडीज गिवन है, इसे भी लुकअप करना है ये आईडीज के साथ, मतलब ये डेटा के साथ। ये पूरा कितना है, ये क्या है, लार्ज डेटा है आपके पास मान लो, और इन डेटा से भी लुकअप करना है। ठीक है, मतलब वर्टिकली लुकअप करना है और देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ कॉल, ये रेस्पेक्टिव जो आईडीज है इनके रेस्पेक्टिव आईडीज में कितना कितना एवरेज नंबर ऑफ कॉल है। तो देखो किस तरह से आपको यहाँ भी लुकअप लिखना है L2 सेल पे। ठीक है, तो भी लुकअप आप किस तरह से अप्लाई करोगे, तो भी लुकअप आपको लिख देना है इक्वल्स टू देके एक्सेल में जाके। ठीक है, तो एक आईडी ले लो, ये आईडी ले लेते हैं
J2 वाला जो आईडी है, यहाँ पे J2 वाला आईडी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तो सब में एक ही है ना, तो J2 हो गया। चलो A2 तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब जे में है ना, यहाँ पे कह रखा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव आईडीज है ये जे कॉलम में है, इसे हमें देखना है, मतलब वी लुकअप, इसका वी लुकअप करना है, ठीक है, पूरा डेटा के साथ। तो एक आईडी हम ले लिया जो कि J2 का है, पहला वाला, फिर ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो है ना, A2 से A7, मतलब ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कर देना है। तो पूरा डेटा आप अगर सिलेक्ट करते हो तो ये फर्स्ट वाला सेल और ये लास्ट वाला सेल आके रेंज हो जाएगा। देखो ये सब में एक ही है ना, A2 से A7, लेकिन डिफरेंस क्या है, डॉलर साइन लगा है रो के आगे, मतलब नंबर के आगे अगर डॉलर है तो ये नंबर के आगे डॉलर, मतलब ये रो जो है फिक्स होता है, ठीक है। हर एक बार क्या, ये रो जो है फिक्स होता जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कर देना, मतलब वही फिक्स रहे, ठीक है, मतलब ये यही रो फिक्स रहे। ये नहीं आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे रो जो है फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे A2 A7 इस तरह से आ गया, तो यहाँ पे हमेशा रो क्या होता है, फिक्स ही होता है, ठीक है, ये मान लो। तो देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दो ऑप्शन में से करेक्ट हो सकता है हमारा। और देखो किसका भी, किसे दिखना है हमें, ये रिप्रेजेंटेटिव आईडी के साथ, रिप्रेजेंटेटिव जो आईडी है यहाँ पे, इसके साथ हमें नंबर, एवरेज नंबर ऑफ कॉल को दिखना है। तो यहाँ पे तो गिवन है क्वेश्चन में, तो ये तो 1 2 3 में है ना, सी कॉलम जो है 3 नंबर पे है, तो इसे 3 लिख देना है, तो 3 वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और फॉल्स और ट्रू दो हो सकता है यहाँ पे। अगर ट्रू है तो मतलब अप्रोक्स वैल्यू आपको दिखाएगा, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आपको दिखाएगा अगर ट्रू होगा तो। अप्रोक्स वैल्यू में क्या, देखो यहाँ पे पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना, एग्जैक्ट नहीं दिखाएगा, मतलब राउंड फिगर, राउंड में आएगा अप्रोक्स, ठीक है। और आप फॉल्स लिखते हो, ये वाला फॉल्स, फॉल्स का मतलब हो जाता है कि ये जितना नंबर ऑफ एवरेज कॉल यहाँ पे गिवन है ना, वही आएगा, पॉइंट के बाद भी जितना नंबर है वही आ जाएगा, मतलब पूरा एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे हमने भी लुकअप करना है J2 को, मतलब ये आईडीज के रेस्पेक्ट में हमें देखना है। इस आईडी में देखो, ये आईडी तो यहाँ पे है, ठीक है, तो इनका एवरेज नंबर ऑफ कॉल कितना है, ये है। तो ये यहाँ पे एंटर करने से, ये फॉर्मूला को आप अगर एंटर करते हो तो यहाँ पे ये 108.8 एग्जैक्टली आ जाएगा, ये फॉल्स लगाने से। अगर ट्रू लगाते हो तो ये राउंड ऑफ में आता था, ठीक है, राउंड ऑफ में आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। इसी तरह से ये होगा हमारा, और ये रो को फिक्स करना होता है, इसलिए यहाँ पे डॉलर लगा है। और 3 कॉलम को हमें दिखना है, ये 3 कॉलम को, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, इनमें जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है ये पूरा एक्सेल सीट, और इन एक्सेल सीट में हमें ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। ये भी, ये देखो, ये पूरा सेम जो है ना, सेम डेटा जून में भी आया हुआ था, एकदम सेम यही था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहा है कि द फॉर्मूला काउंट इफ है, यहाँ पे काउंट इफ दे के पूरा ये रेंज है, B2 से B2 से B101 तक ये पूरा रेंज है। और इन पूरे रेंज में ये कंडीशन लगा है कि एडल्ट काउंट करना, काउंट मतलब काउंट करना है एडल्ट, इफ्स का मतलब क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो फार्मूला है काउंट्स करेगा ऑल कस्टमर्स हु एडल्ट, सब एडल्ट जितना एडल्ट है उन्हें काउंट करेगा। फिर यहाँ पे देखो ये जो फार्मूला है, ये यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इक्वल टू लगा है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, ठीक है। तो ये भी क्या काउंट करेगा, एडल्ट को, जितना कस्टमर्स एडल्ट है काउंट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। दोनों फार्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही रिजल्ट आएगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट में इसे एक बार देख लो। तो इसे अब अगर एक्सेल शीट में एक बार देखते हो तो ये रहा हमारा डेटा पूरा, ठीक है, पूरा डेटा को देखो। और हमें कहा था क्या, ये जो कस्टमर कैटेगरी है इनमें से हमें एडल्ट देखना है। तो देखो इसे तो देखते हो कि 2 एडल्ट है ना, 2 एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट एडल्ट 2 एडल्ट है, पूरा डेटा में 2 ही दिख रहा है हमें। एक बार अप्लाई करके देख लो, इक्वल्स टू काउंट्स, ठीक है, ये काउंट इप्स वाला ले लो, डबल क्लिक करके, फिर ये रेंज दे दो। ये रेंज देने के बाद कॉमा दे के डबल कोटेशन लगा के एक बार ओनली एडल्ट लिखो, ठीक है, एक बार ओनली एडल्ट डबल कोटेशन करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं। देखो 2 ही आ गया। फिर देखो जो इक्वल्स टू वाला था उसमें देख लो एक बार काउंट्स, ठीक है, काउंट इप्स, फिर ये पूरा कस्टमर जो कैटेगरी है इसे लिख दो, कॉमा देके डबल कोटेशन इक्वल्स टू एडल्ट लिखो, ADULT एडल्ट लिख के डबल कोटेशन देके
फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, फिर 2 ही आ गया। देखो दोनों जो है ना, दोनों यहाँ पे जो फॉर्मूला है कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहा है कि ये एक्सेल सीट दिया है और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला में से क्या वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, देखो कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग एमएस एक्सेल वर्कशीट, द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन। ये फंक्शन यूज करके हमें क्या वैल्यू मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, साम करना है। साम इफ मतलब साम करना है, साम करना है। ठीक है, और इफ दिया है मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया है ना, मल्टीपल क्राइटेरिया है। क्या है यहाँ पे देखो, ये जो है, अच्छा एक बार देखो, ये नंबर ऑफ क्लासेस टॉट है यहाँ पे, और ये पेमेंट्स है। ठीक है, पर क्लास में मिल रहा है। ठीक है, ये 1500 पर क्लास में मिल रहा है, तो टोटल इतना हो रहा है, टोटल पेमेंट्स दिया है मतलब यहाँ पे, और ये नंबर ऑफ क्लासेस। ओके, हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर रेंज आ गया C2 से C7 तक, ये जो है ये हमारा है टोटल पेमेंट्स का रेंज। फिर कॉमा देके है नंबर ऑफ क्लासेस रेंज, जो कि B2 से B7 तक है, B2 से B7 तक है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया। क्या क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ क्लासेस होगा, नंबर ऑफ क्लासेस रेंज है ना ये, तो नंबर ऑफ क्लासेस जो है क्राइटेरिया क्या रहेगा, मोर देन 13। तो ये आ गया मोर देन 13, डबल कोटेशन। ठीक है, मोर देन 13 ये क्राइटेरिया है। फिर कॉमा देके है पेमेंट्स, पेमेंट्स का भी क्राइटेरिया है। ठीक है, पेमेंट्स का भी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, मोर देन रहेगा 22,000, मोर देन रहेगा 22,500। इससे ज़्यादा जो रहेगा उनका हमें साम करना है कि कितना टोटल मिल रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे साम करना है 22,500 से अधिक जिनको मिल रहा है पेमेंट, और नंबर ऑफ क्लासेस रहेगा 13 क्लासेस एबव, तो उनका टोटल पेमेंट्स कितना मिल रहा है उन्हें, ये हमें टोटल करके दिखना है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा, देखो कितना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखो नंबर ऑफ क्लासेस 13 एबव है, और पेमेंट भी ये 22,500 से अधिक है, मतलब ये कंसिडर होगा, है ना, ये कंसिडर होगा एक। और यहाँ पे भी 13 क्लास से तो अधिक है, लेकिन ये पेमेंट देखो 22,500 से अधिक नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। 17 मतलब ये भी 13 से अधिक क्लासेस है, और ये भी हमारा कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 25500 ये आ गया एक। फिर देखो यहाँ पे 13 ये नहीं आएगा, 12 ये नहीं आएगा, क्योंकि 13 से इक्वल टू है ये, और ये बिलो है। और ये 15 देखो, 15 13 से अधिक क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस है, लेकिन ये जो है ना 22,500 से ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल रहा है टोटल। ठीक है, ये तो इक्वल है, इक्वल तो मैंने नहीं कहा है, एबव कहा है। ग्रेटर देन साइन है ना, देखो ग्रेटर देन साइन है, तो मतलब यही 2 को प्लस कर देना है। 2 को प्लस करके देखो 00555 कितना मिल रहा है हमें, ये जो ऑप्शन नंबर 4 पे है ये मिलेगा। ठीक है, एक्सेल में अगर ये पुट करके देखते हो तो ये सेम ही रिजल्ट आएगा। चलो इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो ये एक स्प्रेडशीट गिवन है। ए में है प्रोडक्ट कोड, बी पे है स्टेट नेम, और सी पे है क्वालिटी, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला कैन बी टाइप्ड इन सेल D1। यहाँ पे D1 है, ये देखो D1 पे हमें फार्मूला टाइप करना है। और क्या करना है, ये हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कोड फ्रॉम यूपी से कितना प्रोडक्ट कोड ऐसा है जिनका ग्रेड ए क्वालिटी है। ठीक है, ये देखना है हमें। तो देखो यहाँ पे हम काउंट करना है ना, तो काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, काउंट इफ, चलो काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ्स लगा दिया हमने, मल्टीपल क्राइटेरिया रहेगा इसलिए। तो पहले देखो बी पे क्या है, स्टेट से, स्टेट का ही ना देखना है, तो स्टेट लगा दिया हमने। क्या है, बी टू से है जो B6 तक, कॉमा देना है। फिर ये जो स्टेट से, स्टेट में से, स्टेट जो रेंज है ना, इस स्टेट रेंज में से हमें यूपी का देखना है, तो इसलिए इक्वल्स टू यूपी लगा देना है और कोटेशन दे देना है। फिर कॉमा, उनका क्या देखना है, क्वालिटी देखना है, तो ये क्वालिटी का हो गया। सी वाला है ना कॉलम, C2 से C7 तक, पूरा C7 तक लगा दो, C7 तक। ठीक है, कॉमा देके C2 से रेंज, जो क्वालिटी का रेंज है C7 तक, और इनका भी देखना है जो कि ए ग्रेड क्वालिटी होगा, इक्वल्स टू ए दे देना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा काउंट करने का जो फॉर्मूला। तो देखो ये कौन कौन सा है, ये हमें देखना है कि इक्वल वाला फार्मूला कौन सा है। तो हमें यहाँ पे मिल गया जो है, अच्छा यहाँ पे 7 नहीं 6 तक है। ठीक है,
चलो 6 तक है, ये 6 होगा, C6 होगा। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पे है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये तो क्वालिटी का रेंज पहले दिया है, फिर क्वालिटी है, फिर स्टेट से, फिर स्टेट में यूपी है, ठीक है, इक्वल्स टू है, ठीक है, ये भी आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट है, फिर यहाँ पे क्वालिटी है। ये देखो यहाँ पे जो है हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब तीनों ठीक है, तीनों फार्मूला जो है ठीक ठाक है, इक्वल्स टू है और ना है तो सेम ही काम करेगा, ठीक है। पहले स्टेट आ गया तो भी काम होगा, पहले अगर क्वालिटी देते हो तभी एक ही फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये तो सेम ही है ना, सेम ही है, ये सेम है, तीनों जो है करेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तीनों करेक्ट है। चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार हम यहाँ पे एक्सेल पे देख लेते हैं ये किस तरह से दे रहा है, ठीक है। तो देखो यूपी यूपी 3 बार यूपी है, और यूपी में ए ग्रेड क्वालिटी एक बार ही है, ये एक बार ही है ना, तो एक लिखा आएगा, ठीक है, काउंट करेंगे जब तो एक आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ये देखो यहाँ पे हमें काउंट्स करना है, काउंट लिखते हैं, D1 पे काउंट करना था यहाँ पे, ठीक है, D1 पे, तो D1 पे काउंट करते हैं, इक्वल्स टू काउंट इप्स लगाते हैं, फिर हम एक बार करते हैं क्या, पहले देखो क्या था, B2 से B6 तक था, मतलब स्टेट फिर क्वालिटी था, ठीक है, स्टेट के बाद क्वालिटी था, तो यहाँ पे स्टेट लिखते हैं, तो ये स्टेट है, स्टेट लगा दिया सब, ठीक है, स्टेट आ गया, स्टेट के बाद अच्छा यहाँ पे स्टेट देना है ना, स्टेट दे दिया, स्टेट के बाद हमें कॉमा देना था, फिर डबल कोटेशन करके इक्वल्स टू लगा दो, इक्वल्स टू के बाद यूपी लगाओ, यूपी, फिर कोटेशन कर दो, फिर कॉमा, कॉमा देने के बाद जो है फिर ये क्वालिटी का रेंज दे दो, क्वालिटी का रेंज कॉमा, और इक्वल्स टू देके कोटेशन इक्वल्स टू ए क्वालिटी, ठीक है, ए क्वालिटी दे दिया, और कोटेशन करके ब्रैकेट क्लोज, तो ये देखो 1 आ गया, क्योंकि 1 ही है ना, यूपी में ए क्वालिटी का एक ही है 1, ये है 1 है ना। अब देखो नेक्स्ट और एक बार देखते हैं, काउंट करते हैं, चलो इक्वल्स टू काउंट इप्स ये लगाते हैं, फिर पहले क्वालिटी का देते हैं एक बार, ठीक है, क्वालिटी था एक बार, क्वालिटी क्या ए होगा, तो ये ए इक्वल्स टू देके लिखो, ना इक्वल्स टू देके लिखो, सेम ही आएगा, तो एक बार ना इक्वल्स टू देके लिखते हैं, देखो तो सेम ही आएगा, हाँ सेम ही आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टेट रेंज ले लो, स्टेट रेंज के बाद कॉमा देके यहाँ पे कोटेशन लगा के यूपी लिख दो, यूपी हो गया, देखो इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं दिया है ना, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर एंटर कर दो, एक ही आएगा, मतलब इक्वल्स टू लगाओ या तो ना लगाओ, ठीक है, तो एक ही आएगा, सेम ही आ रहा है ना, सेम ही आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ये तीनों करेक्ट है, और आगे पीछे रहने का कोई मतलब नहीं, तो सेम ही आएगा। एक बार तो बी आगे लिख के देखा, एक बार क्वालिटी को आगे लिख के देखा, सेम ही आ रहा था ना, और यहाँ पे इक्वल्स टू है, और इक्वल्स टू था यहाँ पे देखो इक्वल्स टू है, यहाँ पे देखो इक्वल्स टू नहीं है, तो सेम ही रिजल्ट आ रहा था, इसलिए तीनों क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।